हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स या ऐसा कह लीजिए कंडेंस मैटर फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, इससे पहले भी जितने भी लेक्चर्स में कराए हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यू होते हैं, चाहे फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे वो लेक्चरर एग्जाम हो, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो। कुल मिलाकर ये होते सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। और आपको पता है कि जो पीवाईक्यूज है उनसे आपको एक अच्छा खासा प्रेडिक्टेबल हो जाता है टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि देख के और छोड़ दें, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां पर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को नोट करना चाहिए तो वो नोट भी करना है, जहां पर आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, यहाँ पर गलत है, तो अब वो भी आप मेंशन करना है ना। तो वो अच्छे से कुल मिलाकर तैयारी आपको करनी है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाइए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। 3 स्टेटमेंट दिए हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। पहला ऑप्शन है देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए केवल ऑसिलेशन की एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले इसे स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो होता है 2 न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई और √k/म्यू। म्यू जो है वो रिड्यूस मास होता है। म्यू जो है वो क्या होता है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब है कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। रिड्यूस मास का ये मतलब होता है। तो केवल यही फ्रीक्वेंसी होती है जो कि सही है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही लिखा हुआ है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है हैवियर मॉलिक्यूल विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट जो है उसको अगर मैं चेक करूं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो जो मास है उसके रेसिप्रोकल है। मास के रेसिप्रोकल है, मतलब यदि म्यू की वैल्यू ज़्यादा हुई, यदि भारी मॉलिक्यूल हुआ तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, है ना। भारी अगर मॉलिक्यूल हुआ तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लिखा है हैवियर मॉलिक्यूल विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो कि गलत हो गया, क्योंकि अगर हैवी मॉलिक्यूल है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड स्टेटमेंट में बोला है अ मॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स विल हैव हायर कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर न्यू, यहाँ देखो तो न्यू प्रोपोर्शनल है √k, के का मतलब है फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब जो सी है वो भी सही लिखा हुआ है। तो हमें ये पूछा है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा निकल रहा है, केवल बी। तो ओनली स्टेटमेंट बी इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल विद HCP टाइप स्ट्रक्चर। HCP मतलब जो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है, उसका एग्जांपल कौन है। तो सबसे पहले लिखा है आयरन। तो आयरन जो है वो एग्जांपल होता है किसका, BCC का। फिर लिखा है कॉपर। कॉपर जो है वो एग्जांपल होता है किसका, कॉपर एग्जांपल होता है FCC का। फिर निकल जो लिखा हुआ है निकल एग्जांपल होता है किसका, FCC का। जिंक की बात करें तो जिंक किसका एग्जांपल होता है, HCP का एग्जांपल होता है। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन HCP का एग्जांपल है। तो HCP का एग्जांपल कौन हो गया, HCP का हो गया जिंक। आयरन किसका हो गया, BCC का। कॉपर किसका हो गया, FCC का। और निकल किसका हो गया, FCC का हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर सेल इन FCC में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे निकालते हो, कॉर्नर वाले जो एटम्स है, कॉर्नर वाले, तो कॉर्नर के लिए इफेक्टिव एटम्स कैसे निकालते हो, 8 कॉर्नर और 1/8 की शेयरिंग, तो कितना हो गया, 1। फिर आप निकालते हो फेस सेंटर वाले। फेस सेंटर वाले कैसे निकालते हो, 6 फेस है और आधा आधा शेयर हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 3 + 1, 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4। तो आंसर यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी है, सुपर कंडक्टर के लिए उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो होती है 0। अब क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, तो यहां से ये 1/0 का मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो उसकी कंडक्टिविटी है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 सुपर कंडक्टर। इनमें से कौन टाइप 1 सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या होता है, टाइप 1 होता है।
ठीक है। SN जो है वो कौन सा होता है, टाइप 1 होता है, SN टाइप 1। इसी तरह से Hg जो है वो कौन सा होता है, टाइप 1 होता है। ये जो लिखा हुआ है नियोबियम, ये कौन सा होता है, ये टाइप 2 होता है। ये कौन सा होता है, टाइप 2 होता है। ठीक है। टाइप 1 टाइप का जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, प्योर एलिमेंट्स मेटल होते हैं, है ना। तो टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 मोस्टली प्योर एलिमेंट्स होते हैं, प्योर एलिमेंट्स ऑफ मेटल, प्योर एलिमेंट्स ऑफ मेटल। जनरली जो टाइप 1 में आते हैं वो प्योर एलिमेंट्स में आते हैं। और ये जो नियोबियम है ये टाइप 2 का हो गया। तो हमें पूछा इनमें से कौन टाइप 1 का एग्जाम्पल नहीं है, तो टाइप 1 का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ये नियोबियम जो है ये टाइप 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नाइबर्स इन HCP। नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नाइबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी बात हो रही है। तो क्लोजेस्ट नाइबर HCP में कितने हो गए, HCP में होते हैं 12, है ना। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल, फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ वैलेंस बैंड, एंड कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मिडिल में होता है। ठीक है। तो हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये वाला जो थर्ड है ये तो सही लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है फर्मी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, गलत। क्लोज टू कंडक्शन बैंड, गलत। फर्मी एनर्जी इज 0, गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ Hg with isotopic mass 199.5 is 4.185 K. Find the critical temperature of Hg when isotopic mass is increased to 202. तो फॉर सुपर कंडक्टर, जो सुपर कंडक्टर के लिए हम बात करें तो जब हमारे पास टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और जो आइसोटॉपिक मास है उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा Tc√m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, Tc√m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो T1√m1 इक्वल्स टू T2 और √m2, ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसा अगर हम लिख सकते हैं तो ये बनेगा T2 इक्वल्स टू T1 और यहाँ बन जाएगा m1/m2। क्या बन जाएगा, m1/m2। तो T1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 4.185, m1 जो है उसकी वैल्यू है 199.5 और m2 जो है उसकी वैल्यू हो गई 202। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4.159 केल्विन, तो आंसर हमारे पास जो आएगा, एक मिनट मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 199.5 डिवाइड बाई 202 और इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4.185, तो 4.159 विच इज ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला देखो, ब्रैग्स लॉ इज सेटिस्फाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इनमें से किस केस के लिए ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है। तो ब्रैग्स लॉ जो है, ब्रैग्स तो ब्रैग्स लॉ जो है वो क्या लिखा जाता है, वो होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। अब क्योंकि जो साइन थीटा है, साइन थीटा, उस साइन थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, तो यहाँ से देयरफॉर 2d इक्वल्स टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2d इक्वल्स टू n लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम हुई, यदि साइन थीटा की वैल्यू कम हुई तो 2d की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2d ग्रेटर देन n लैम्बडा, 2d ग्रेटर देन इक्वल्स टू n लैम्बडा,
एन लैम्बडा, और फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, 2d ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्बडा, 2d ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्बडा विच इज ऑप्शन फर्स्ट। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर 231 प्लेन फॉर FCC स्ट्रक्चर। किसके लिए, FCC स्ट्रक्चर जिसकी एटॉमिक रेडियस है 0.170 नैनोमीटर। तो फॉर FCC जो A है, मतलब जो लेटिस है और उसका और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, A इक्वल्स टू 2√2r। R की वैल्यू कितनी है 0.170 nm। तो यहाँ अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ तो ये वैल्यू डालें 0.170, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.170, तो ये बनेगा 0.480, ये बनेगा 0.480 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो होता है A/√h² + k² + l²। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है 0.480, ये A की वैल्यू आ गई। √h का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस k का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 0.480, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1। तो यहाँ से 0.480 और ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14। तो 0.480 को डिवाइड करना है हमें, डिवाइड किससे करना है, √14। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.128। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.128 nm। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.128 nm, जो कि ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स एंड सम इंपॉर्टेंट अल्कली हेलाइड्स हैव स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं और जो हेलाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, FCC होता है, BCC होता है, ये पूछा गया है। तो जैसे कि ज़्यादातर मेटल्स की बात करें तो जैसे NaCl है, तो NaCl का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, FCC, क्यूबिक होता है। इसी तरह से CSCl की बात करें तो CSCl भी क्या होता है, क्यूबिक होता है। इसी तरह से कॉपर की बात करें या सिल्वर की बात करें, है ना, Ag, या फिर हम बात कर लें इनकी कॉपर की, सिल्वर की, तो ये जो हैं ये कौन से होते हैं, क्यूबिक होते हैं। ये कौन से होते हैं, क्यूबिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा होता है, FCC होता है। आयरन की बात करूं तो ये कौन सा होता है, BCC होता है। तो यानी कि बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, तो सारे के सारे कौन से बन के आ रहे हैं, क्यूब बन के आ रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, क्यूबिक। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इंडिकेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी, इंट्रैक्शन की। तो इंट्रैक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं U इक्वल्स टू -Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और R, ऐसे लिखते हैं। तो फॉर NaCl अगर मैं Q1 की जो वैल्यू है उसको मैं लिखूं +E और Q2 जो है उसकी वैल्यू को लिखूं -E, तो यहाँ से U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E² अपॉन 4πε0 R। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो हमें स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन दी गई है इसमें पूछा है ये BT³ किसको इंडिकेट करता है। तो जो गामा T है, गामा T इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को। ये किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को। और जो βT³ है ये किसको इंडिकेट करता है, ये लैटिस वाइब्रेशन को। लैटिस वाइब्रेशन और फोनोन कंट्रीब्यूशन, लैटिस वाइब्रेशन और फोनोन कंट्रीब्यूशन। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग यूनिट सेल्स इनटू प्रॉपर क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ A की वैल्यू अलग है, B की वैल्यू अलग है और C की वैल्यू अलग है। तो A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। फिर ये तीनों एंगल भी अलग अलग है, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, और ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। तो जब ये कहानी होती है जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और एक भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है, तो ये जो केस है ये किसका बनता है, ट्राई क्लिनिक का केस बनता है।
ये किसका केस बनता है? ट्राइक्लिनिक का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्राइक्लिनिक आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग द कंडक्टर इनटू अ सुपर कंडक्टर? एक कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है? तो अ मटेरियल और मेटल becomes superconductor when cooled below its critical or transition temperature. जब उसके ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तक उसको कूल किया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा इसमें सुपर कंडक्टर में। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ हॉल इफेक्ट? इनमें से कौन हॉल इफेक्ट का एप्लीकेशन नहीं है? तो हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है पहले तो वही देख लो। तो हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है? डिटरमाइन ऑफ सुपर सेमीकंडक्टर टाइप। पहला तो क्या है? आइडेंटिफाइंग सेमीकंडक्टर टाइप, एससी टाइप की किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। दूसरा है मीजरिंग द करियर मोबिलिटी। दूसरा है मीजरिंग करियर मोबिलिटी। और तीसरा जो है वो है मेजरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीनों काम किससे होते हैं? ये हॉल इफेक्ट से होते हैं। हॉल इफेक्ट क्या नहीं करता? हॉल इफेक्ट एंट्रोपी को मेजर नहीं करता। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंट्रोपी आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपके लिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है superconductors have been used to generate and detect electromagnetic radiation from radio to infrared frequency using। तो सुपर कंडक्टर जो इफेक्ट है तो ये एसी जॉन्सन इफेक्ट होता है। तो एसी जॉन्सन इफेक्ट स्टेट्स दैट when a constant voltage जब कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई की जाती है अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड across a junction AC current is produced with frequency AC current is produced with frequency nu is equals to 2 EV upon H। तो ये AC करंट प्रोड्यूस होती है इस इफेक्ट के साथ। ये इफेक्ट जो है ये कब काम आता है? जब हमें जनरेट करनी होती है तो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम रेडियो टू इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी। वहीं अगर डीसी जॉन्सन इफेक्ट की बात करें तो डीसी जॉन्सन इफेक्ट जो है वो जो काम आता है वो सुपर करंट के लिए काम आता है ना। डीसी जॉन्सन इफेक्ट या जो जीरो वोल्टेज करंट है वो काम आती है सुपर करंट के लिए। वहीं जो एसी जॉन्सन इफेक्ट है वो काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस के लिए। तो जो डीसी जॉन्सन इफेक्ट है, डीसी जॉन्सन इफेक्ट ये आएगा सुपर करंट के लिए, सुपर करंट। और जबकि एसी की हम बात करेंगे तो एसी जो है वो काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। तो फिलहाल हमें जो पूछा है उसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट द BaSO4 क्रिस्टल सिस्टम? तो BaSO4 जो है ये ऑर्थोरोम्बिक होता है। बेरियम सल्फाइड ये कौन सा होता है? ऑर्थोरोम्बिक। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है? A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, पर यहां पर जो एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं। एंगल्स सारे के सारे क्या होते हैं? 90।
तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, एंगल सारे के सारे क्या होते हैं 90, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दूसरे में देखो तो यहाँ पर गामा 90 के बराबर नहीं है। तीसरे में देखो तो यहाँ 60 डिग्री आ रहा है। चौथे में देखो तो एक ये दो साइड इक्वल हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।